कुएं का मेंढक। एक गांव में एक कुआं हुआ करता था। वो कुएं का पानी बहुत पुराना था, इसीलिए उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। उस कुएं में एक मेंढक ने अपना घर बसा लिया था। वो सब उस कुएं में खुशहाल जिंदगी बिताते थे। उनकी आवाज हमेशा उस कुएं में गूंजती रहती थी। एक दिन उस मेंढक के बच्चों ने अपनी माँ से कुएं के बाहर जाने की दुनिया देखने की अनुमति मांगी। मैं आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी, प्लीज एक बार देखने दो ना। अगर बाहर की दुनिया एक बार देख के आए तो क्या हो जाएगा? बाहर जाने दीजिए ना। बेटा, अगर आप लोग बाहर जाओगे तो कहीं खो जाओगे, फिर मैं आप लोगों को कैसे ढूंढूंगी? बहुत बोलने के बावजूद भी वो बच्चे नहीं माने। वो लगातार अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों की इस जिद को देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया। मैंने हमेशा अपनी माँ की बात मानी है। मैं कभी भी इस कुएं से बाहर नहीं गई। तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। माँ गुस्से में चली गई। मम्मी को कुछ नहीं पता। भाई चलो, हम बिना मम्मी को बताए ही चले जाते हैं। उन दोनों ने बिना माँ को बताए ही जाने की निश्चित कर लिया। जब उनकी माँ सो रही थी, वो चुपचाप उस कुएं से कूदकर बाहर आ गई। कुएं के मेंढकों ने कभी भी बाहर की रंगीन दुनिया नहीं देखी थी, इसीलिए वो सब कुछ देखकर हैरान रह गए। आगे एक हाथी खड़ा था। उसे देख मेंढक के बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। बिना आंख मूंदे वो हाथी को देखते रह गए। हाँ भाई, अगर ये हमारे कुएं में आ गया तो इसे तो वो भी बसने होगा। इसको क्या कहते होंगे भाई? दोनों बच्चे हाथी को देख घबरा गए और उन्होंने अपनी माँ से उनके बारे में पूछने की ठानी। वो तुरंत कुएं में वापस कूद गए। वो जल्दी जल्दी अपने माँ के पास आए और सब कुछ अपनी माँ को बताया। पहले उनकी माँ बहुत गुस्से में आई, फिर वो भी सोचने लगी। उस चीज का अंदाजा लगाने के लिए वो बच्चों से अपने दोनों हाथ उठा के और अपना पेट फुला के पूछने लगी। बेटा, कि वो कितना मोटा था? तो फिर क्या इतना मोटा था? उसने अपने हाथ और पेट को और फैलाया और पूछने लगी, अरे तो क्या इतना मोटा? बच्चे बार बार अपना सर हिलाकर नहीं नहीं बोलने लगे। इधर देखो, इधर मेरी ओर। बहुत ज्यादा पेट फुलाने के कारण उस मेंढक का पेट फूट गया और वो मर गई। इसीलिए कहते हैं कि आधा ज्ञान और मूर्खता हमारे ही लिए हानिकारक है। पिताजी की भलाई। एक बार शिव भेड़ को बेचने शहर के बाजार गया। उधर उसका मोल भाव ना मिलने पर पेड़ को देकर गधे से अदला बदली की और एक बार सलाह लेकर गधे से गाय की अदला बदली की। आखिर में गाय को भी देकर घोड़ा लिया। उस घोड़े पर शिव खुशी से घर आने लगा। ऐसे कुछ दूर पहुंचते ही घोड़े ने अपनी गति बढ़ाई। उसे घोड़े की सवारी की आदत ना होने पर वह गिर गया और घोड़ा तेजी से भागता हुआ कहीं चला गया। क्या करना है ना जानने वाला शिव उदास होकर देखता रह गया। उसी रास्ते से गुजर रहे एक व्यक्ति ने यह पूरी बात देखने पर उस बेचारे पर दया आई। तेरा तो आज उपवास ही होगा, देख लेना, पिताजी से जरूर मार खाएगा तू। मेरे पिताजी कुछ नहीं बोलेंगे, शिव ने अपने पिता पर विश्वास के साथ कहा। इतने भले पिताजी अब कहाँ मिलेंगे? अगर यही सच हुआ तो तेरे साबित करने पर अपने सोने की कड़ी तुझे दूंगा, करके उस व्यक्ति ने शर्त लगाई। शिव के मानने पर वह व्यक्ति उसके साथ घर गया। अपने बेटे को देख सामने आने वाले पिताजी, क्या रे शिव, बाजार में भेड़ को बेच दिया? करके प्यार से पूछा। शिव ने पूरी बात बताना शुरू कर दिया। भेड़ का मोल भाव ना मिलने पर उसका गधे से अदला बदली की। अच्छा काम किया, गधा जंगल से लकड़ियाँ ले आएगा। गधे का भी गाय से अदला बदली की। अच्छा तो कोई बात नहीं, अब से हम सब गाय की दूध पी सकते हैं। फिर उस गाय को भी देकर घोड़ा लिया। कोई बात नहीं रे, अभी चलने का काम रोककर अच्छे से सवारी करके जा सकते हैं।
लेकिन वो पिताजी, मैं उस घोड़े पर बैठ के सवारी करते हुए लौटने के वक्त मुझे कहीं नीचा गिराकर वह कहीं चला गया। अरे चलो रे, अब गया तो गया, लेकिन तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना, वही बहुत है। बोलते हुए बेटे को पिताजी ने प्यार से नजदीक लेकर गले लगाया। यह पूरी बातें सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। ऐसे समय में भी इतने भले इंसान शिव के पिताजी की बिना तारीफ किए रहा नहीं गया और शर्त के अनुसार अपने सोने की कड़ी खुशी से दे दी। एक भले पिताजी को कैसे रहना है करके बड़ी बात सीखने पर संतुष्ट होकर वहाँ से चला गया। रामू और सोमू की दिवाली। विजयपुर नामक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही पिताजी के गुजरने के कारण उसकी माँ अपनी मेहनत से उसे पालती थी। जंगल से लकड़ियाँ जमा करके लाकर उन्हें बेचकर अपने बेटे को पढ़ाती थी। दिवाली के उत्सव पर सारे लोग पटाखों से आतिशबाजी करने पर उसे भी पटाखे दिलाने की हर साल माँ के पास जिद करता था। ऐसे आगे बड़े होते होते माँ की मेहनत और परेशानियों को समझते हुए रामू ने पूछना बंद कर दिया। दिवाली के उत्सव के दिन बहुत सारे पटाखों से आतिशबाजी करने वालों के घरों के पास जाकर बहुत देर उधर ही खड़ा होके उनके उत्सव को देख खुश होता था। अचानक इस साल विजयपुर में एक बड़ी सी महामारी के आने पर इस बार की दिवाली उत्सव नहीं मनाने का निर्णय गांव के सारे बड़ों ने लिया था। हमेशा की तरह ही दिवाली की शाम में गलियों में घूम रहे रामू को एक बड़ी सी बंगले में एक बच्चा रोता हुआ दिखा। क्षणों में मन चाहा मिलने वाला पैसे वाला लड़का क्यों रो रहा है करके रामू समझ नहीं पाया और कारण जानने की इच्छा से रामू उस लड़के के पास गया तो उसका नाम सोमू करके पता चला। सोमू, क्यों रो रहे हो करके पूछा रामू। पिताजी ने मुझसे दिवाली के पटाखे नहीं दिलाएंगे करके कहा। मैं पटाखों से खेलने तक किसी से बात भी नहीं करूंगा, जाओ। बोलते हुए सोमू ने फिर से रोना शुरू कर दिया। अच्छा, बस इतनी सी बात के लिए रो रहे थे क्या? जानते हो, मैंने अब तक कभी भी दिवाली का उत्सव ही नहीं मनाया। सोमू को अपने हालातों का विवरण किया। वह सुनकर सोमू को रामू पर दया आई। उस गांव में आई हुई महामारी के बारे में और दिवाली उत्सव मनाने पर आने वाले नुकसानों के बारे में रामू ने उसे अच्छे से समझाया। अच्छा, तो मैं अब समझा कि पिताजी मुझे पटाखे क्यों नहीं दिला रहे थे और मेरा गुस्सा भी चला गया। पता है, मेरे दोस्त कोई नहीं। रामू, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? रामू के मानने पर सोमू उछल पड़ा। ऐसे ही दोनों बहुत देर गपशप करने लगे। ये सब बहुत दूर से ही देखने वाले सोमू के पिताजी बहुत खुश हुए। अगले दिन ही रामू के माँ के पास जाकर उससे पहले ही दिन रामू और सोमू के बीच की बात को उन्हें बताया और रामू की चतुरता की बहुत तारीफ की। उसकी पढ़ाई के खर्चे उठाने के साथ साथ सोमू के पिताजी ने उन्हें अपने कारोबार में काम भी दिलाया। उसके बाद की दिवाली में महामारी के जाने पर बड़ों ने बहुत सारे पटाखे दिलाए और रामू सोमू मिलकर उन पटाखों से आतिशबाजी करके बहुत खुश हुए। सारस और लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में सारस और लोमड़ी दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने अपने दोस्त सारस को भोजन के लिए बुलाया। दोस्त, तुम जरूर आना, तुम्हारे मनपसंद खाना बनाऊंगा। ऐसे बहुत प्यार से बुलाया। तुम इतने बार बुलाने की जरूरत ही नहीं है, मैं जरूर आऊंगा। हम खाना खाकर अच्छे से समय बिताएंगे। ऐसे उस सारस ने उस लोमड़ी का आह्वान को अच्छे से मंजूर किया। उस शाम लोमड़ी ने खाना को पकाना शुरू किया। लोमड़ी हर वक्त कुछ ज्यादा सोचता था, इसलिए सारस को तो वो बुला लिया, लेकिन उसको डर था कि वो ज्यादा खा जाएगा। उसके आदत की तरह बहुत ज्यादा सोचा और उसको एक उपाय आया। सही समय पर सारस भी लोमड़ी का घर पहुंच गया।
स्वादिष्ट खाने का खुशबू आ रहा है, तुरंत ही खाने का मन कर रहा है। ऐसा उस सारस ने कहा। 2 मिनट रुको दोस्त, मैं तुरंत ही तुम्हारे लिए खाना तैयार कर दूंगा। ऐसा उस लोमड़ी जल्दी में था। दोनों दोस्त खाने के लिए तैयार हुए। लोमड़ी ने ऐसा थाली रखा जिसमें सारस अपना चोंच से खा नहीं पाया। थोड़ा प्रयत्न किया लेकिन ज्यादा खा नहीं पाया। लेकिन लोमड़ी थाली को चाटते हुए पूरा खाना खत्म कर दिया। बेचारा सारस उदास होते हुए बिना पेट भर के ही घर चला गया। सारस का भोजन भी उसको ही बच गया बोलकर लोमड़ी बहुत खुश हुआ। ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद इस बार सारस ने लोमड़ी को अपने घर भोजन के लिए आह्वान किया। मैं तुम्हारे बुलावा के लिए ही इंतजार कर रहा हूँ, जरूर आऊंगा। ऐसा उस लोमड़ी ने सारस को वादा किया। तय किया समय से पहले ही लोमड़ी सारस का घर पहुँच गया। पूरा घर स्वादिष्ट खाने का खुशबू से भर गया। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी खा जाइए। आ जाओ दोस्त। ऐसा उस लोमड़ी ने बहुत उत्साह से कहा। थोड़ा सफर रखो, मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर सारस ने 2 बहुत गहराई वाला पानी का बर्तन के अंदर खाना रखा और लोमड़ी के पास आया। बर्तन का गहराई बहुत था और बहुत लंबा था, इसलिए लोमड़ी का मुंह बर्तन के अंदर नहीं घुस पाया और वो नहीं खा पाया। लेकिन सारस के चोंच बहुत बड़ा था, इसलिए वो अच्छे से पूरा बर्तन का खाना खा लिया। पर अंत में लोमड़ी कुछ भी नहीं खा पाया और भूखा पेट घर चला गया। इस कहानी का नीति ये है कि हम जिस तरह दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करते हैं, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति हमसे भी व्यवहार करता है।